ओके, आज हम लोग देखने जा रहे हैं BHU 2019 का पेपर का डिस्कशन। ठीक है, BHU के पेपर का डिस्कशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो BHU का जो पेपर है ये कई मायनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके रिपीट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे और सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं डायरेक्ट आंसर बता देने से कोई फ़ायदा है नहीं। और लगातार हम आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परसों 5 क्वेश्चन, ऐसे 5 दिन में आपका पूरा 25 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग बिना इधर उधर की बात किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हिंदी में मैं लगातार बोलता जाऊँगा। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लिश में तो लिखा ही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। देखिए की जो पॉइंट है यहाँ पे, जो मेन पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी आइसो इसमें स्पीसीज हैं जिसमें सेम टाइप का आइसो स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होते हैं। हिंदी में मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। निम्न युग्मों में से किसमें दोनों प्रजातियों की समान संरचना नहीं होती है। तो हमारा जो मेन मोटो है वो है समान संरचना किसमें नहीं होती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए, संरचना के बारे में हम लोगों को अगर पता हो तो संरचना के बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से। और किससे प्राप्त होती है, जनरली हाइब्रिडाइजेशन से ही निकालते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका बैलेंस बॉन्ड थियरी, और बैलेंस बॉन्ड थियरी से पहले हम लोग पढ़ते हैं आपका जो वेस्पर थियरी है, उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसमें समान ज्यामिति नहीं पाई जाती है। तो इनके स्ट्रक्चर बनाएं और हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डिफरेंट होगा आंसर आपका वही हो जाएगा। तो पहला अगर हम देखें CO3, तो CO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड है उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसके बाद अगर हम देखें NO3, तो NO3 में कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा NO3 का। और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब दोनों का जो संरचना है वो त्रिकोणीय समतलीय यानी कि ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो आंसर ये तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, जबकि इनकी दोनों की संरचना क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल है। और आंसर क्या बताना है, नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं PCl4+। आप देखिएगा PCl4+ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो जाएगा sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री इसकी होगी टेट्राहेड्रल। अगला है SiCl4, Cl और Cl, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन भाई साहब यहाँ पर भी sp3 हो जाएगा, मतलब दोनों का जो ज्योमेट्री है या ज्यामिति है वो चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो आंसर आपका ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, अगला चेक करते हैं PF5। आप देख लीजिएगा यहाँ पे PF5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड है। अगला है BRF5, यहाँ पे देख लीजिएगा प्लीज, BRF5। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो 5 एक लॉन पेयर भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो लॉन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है। तो 1 बॉन्ड 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। लॉन पेयर है वो भी सिग्मा बॉन्ड की तरह हम लोग काउंट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। इसकी संरचना हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, इसकी संरचना हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इन दोनों की संरचना अलग अलग है, इसका मतलब है ये आंसर आपका हो सकता है। सो आंसर इज थर्ड, आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या आयंस डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। निम्न अणुओं
आयनों में किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में नहीं मिलते हैं? नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन नहीं रखता है? तो देख लीजिएगा ये सभी मॉलिक्यूल हैं। अगर एटम होता तो हम एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 उससे कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने को निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दो टाइप का होता है, एक तो 14 इलेक्ट्रॉन तक और 14 से ज़्यादा। 14 इलेक्ट्रॉन तक आपका पाई ऑर्बिटल नीचे होगा और सिग्मा ऊपर होगा, 14 से ज़्यादा है तो सिग्मा नीचे होगा और पाई ऊपर होगा। बात बाकी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हैं, 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। अगर ध्यान दीजिएगा 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है सिग्मा नीचे रहेगा तो अगला हो जाएगा सिग्मा 2pz2, फिर हो जाएगा पाई 2px2 2py2, अगले में हो जाएगा पाई एस्ट्रिक 2px1 और 2py1। अगर आप देखें तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर तो ये नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 दूनी 16 और 2 माइनस के लगे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। इसको अगर हम निकालना चाहें तो आप देख लीजिएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एस्ट्रिक 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 2py2 और यहाँ पे आगे हो जाएगा पाई एस्ट्रिक 2px2 और 2py2, क्योंकि दो और ज़्यादा आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ये भी आपके पेयर्ड हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 डबल माइनस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो आंसर आपका O2 डबल माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है अमोंग Al2O3 SiO2 P2O5 एंड SO3 में करेक्ट ऑर्डर किसका है एसिडिक स्ट्रेंथ का? देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका है पीरियोडिक टेबल से। किससे है? पीरियोडिक टेबल से है। और पीरियोडिक टेबल क्या कहता है? ये कहता है कि कभी भी हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। कहने का मतलब है कि धात्विक लक्षण में कमी आती है जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं, जबकि अधात्विक लक्षण में बढ़ोतरी होती चली जाती है। एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी पढ़ा है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अच्छी बात है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ा है कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्साइड की एसिडिटी भी इंक्रीज करती चली जाएगी। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगा देना है। हमें मालूम है एल्युमिनियम यहाँ पे ट्रिपल+ में है, सिलिकॉन यहाँ पे 4+ में है, फास्फोरस यहाँ पे 5+ में है और सल्फर यहाँ पे 6+ में है। तो अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए अम्लता की बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अम्लीय ये होगा क्योंकि यहाँ पे धनात्मक आवेश सबसे ज़्यादा है। इसके बाद ऑक्सीकरण इसकी अवस्था 5 है, ये कम होगा, ये और कम होगा, सबसे कम एसिडिक ये होगा और सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। तो आप आंसर देख लीजिएगा, आंसर आपका चौथा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड और यहाँ पे सल्फर का ऑक्साइड है। एक तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, दूसरा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए which one of the following molecule contains no pi bond। नो पाई बॉन्ड की बात कर रहा है, मतलब जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बॉन्ड के लिए हमें मालूम है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होता, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होता है। इतना सा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। इनका स्ट्रक्चर बनाए हम तो आप देखेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है,
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, रेजोनेंस कर जाएगा। इसका अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। वाटर के केस में देखें तो आप देखेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो देख लीजिएगा आंसर आपका हो जाएगा H2O इज द करेक्ट आंसर। H2O में पाई बंद नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। याद रखिएगा यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में, ये पहली बात क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर हमने इसमें और भी कई चीज़ें बताई हैं कि ज़रूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो वो इनर ऑर्बिटल ही बनाए, वो डिपेंड करता है उसकी स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त हो सकती है, या वो डिपेंड करता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर उसके पास 2 ऑर्बिटल होंगे तब तो वो आसानी से, अगर वो बना सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उनको पेयर कर सकता है, तब तो वो इनर ऑर्बिटल बनेगा, नहीं तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो पहला वाला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का निकालते हैं, तो निकल यहाँ पे आता है डबल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो लास्ट में आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d8 और 4s0, 4p0 और 4d0 हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि ये पूरा का पूरा वैलेंस सेल है। क्या बात कर रहे हो, हाँ ये अंदर वाला भी वैलेंस सेल माना जाता है डी ब्लॉक के लिए। वैसे तो वैलेंस सेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल, लेकिन डी ब्लॉक के लिए ये टर्म यूज नहीं करते हैं। डी ब्लॉक के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, वो हम करते हैं कि यस और डी के दोनों की लगभग कंपैरेटिवली एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम उसको भी वैलेंस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 3d8, 4s0, 4p0 और 4d0। इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहें तो 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, पी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं और डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। अब हमें मालूम है कि NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और 6 NH3 अगर आपके आ जाते हैं, 6 NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हाँ बिल्कुल इसको पेयर कर सकता है, लेकिन पेयर करने के बाद 2 ऑर्बिटल खाली तो हो जाएं। लेकिन अगर आप देखें तो इसको पेयर करने के बाद 1 ऑर्बिटल खाली होगा, तो ऐसा ये नहीं करेगा। तो क्या करेगा, इसको 2 ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है, तो क्या करेगा वो बाहर से ही भरना प्रारंभ करेगा। तो जैसे ही NH3 आएगा तो ये पेयर तो करना चाहेगा, लेकिन पेयर करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। और NCERT की ये इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है, NCERT की ये इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है, NCERT की ये इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। और NCERT में डायरेक्ट दिया भी गया है, NCERT में ये डायरेक्ट दिया भी गया है। और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा sp3d2। तो याद रखिएगा ये ऐसा एग्जाम्पल है कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बाह्य अणुकक्षक बनाता है, बाह्य अणुकक्षक या बाह्य कक्षक संकुल बनाता है, और अनचुंबकीय बिहेवियर शो करता है। अनचुंबकीय का मतलब पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ये NCERT के एग्जाम इन टेक्स्ट है, बड़ी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट बार हम लोग अगले 5 क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।